नमस्कार। 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान होंगे इस कटघरे में, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूं। ये जेएमएम के प्रवक्ता हैं। जेएमएम से ही ये केंद्रीय सदस्य भी हैं और समाज सेवी भी हैं। इतना ही नहीं, मेयर के प्रत्याशी भी इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मेयर के प्रत्याशी भी हैं। तो हम सीधे कटघरे में बुलाते हैं डॉक्टर नीलम मिश्रा का। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नहीं, इसको आप ले लो। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आप जेएमएम के प्रवक्ता भी हैं, आप मेयर पद के दावेदार भी हैं। तो मेयर पद के दावेदारी आप कर रहे हैं, तो धनबाद के लिए क्या कुछ आपके पास प्लानिंग है? क्या, कैसे आप धनबाद को विकसित धनबाद करेंगे? सबसे पहले तो आप इस 99 न्यूज़ चैनल के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज आप लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम लोगों का धनबाद में नगर निगम चुनाव होने जा रहा है और इसके माध्यम से धनबाद की जनता ये बहुत अच्छे से समझ पाएगी कि उनकी जो होने वाले मेयर प्रत्याशी हैं वो कैसे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर उनके कार्यकाल के दौरान काफी सारे आरोप लगे। कहा जा रहा था कि कमीशन खोरी चरम पर थी। इससे आप कैसे निपटेंगे अगर आप चुनकर आते हैं तो? देखिए, मतलब ये आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि किस प्रकार से धनबाद के जो पूर्व मेयर थे वो मतलब भ्रष्टाचार और घूसखोरी में लिप्त थे, जिसके कारण ये धनबाद का विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया। तो अगर हम मेयर होते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम स्पष्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं चूँकि, तो अभी हम खुद को औपचारिक तौर पे खुद को हम मेयर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। अभी हम अपने पार्टी आलाकमान का जो है निर्देश का हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर वो लोग चाहेंगे तो हम ज़रूर मेयर प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक उन उन लोगों ने हमारी क्षमता को देखते हुए जो भी दायित्व देने का काम किए हैं, हम वो सारे दायित्व को निर्वहन करने में पूरा कोशिश किए हैं और सफल भी हुए हैं। तो आगे भी अगर वो लोग दिशा निर्देश देते हैं और उनका अगर मतलब ये रहता है, पहल रहता है कि नहीं मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगी। और जहाँ तक बात है पूर्व जो मेयर थे चंद्रशेखर अग्रवाल, उनके बारे में, तो देखिए ये किसी से छुपा नहीं है कि उनके टाइम में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। धनबाद, जिसको डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आज हमारे माने पूरे देश में देखिए तो मतलब झारखंड जो है सबसे बड़ा टैक्स पेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका धनबाद निभाता है। उसके बावजूद भी धनबाद का ये स्थिति कहीं ना कहीं मेयर पे उंगली तो उठाता ही है कि उन्होंने अपने जो जिम्मेवारियां थी उन्होंने नहीं निभाया, जिसके कारण आज धनबाद की जनता मूलभूत सुविधाओं से मतलब भटकी हुई है। तो इसको हम अगर होते हैं, मेयर अगर होते हैं, तो निश्चित तौर पर हम यहाँ के जो लोग हैं, जैसे देखिए झुग्गी बस्ती में रहने वाले, पटरियों पे रहने वाले, खोमचा ठेले वाले, उन लोगों की क्या स्थिति है, उन लोगों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। आए दिन देखिए नगर निगम की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो, उन लोगों को अतिक्रमण के नाम पे हटाने का जो काम किया जाता है, चलिए ठीक है वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसको सिर्फ हटा देना ही समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आप किसी को वहाँ से हटा रहे हैं जो जीविका उपार्जन के लिए वहाँ पर अपना व्यवस्था किए हुए हैं, तो उनके लिए व्यवस्था भी करना चाहिए। तो अगर मैं मेयर होती हूँ तो मैं इन सारी बिंदुओं पे, मतलब धनबाद के निचले तबके के लोगों तक कैसे सारी सुविधा पहुंच पाए, मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित ना रहे, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगी। हम एक सवाल आपसे और भी है, क्योंकि कोयलांचल की अगर हम बात करें तो कोयलांचल में गाड़ियां चलती नहीं है बल्कि रेंगती है। और लगातार गया पुल की बात करें, सराय ढेला चौक की बात करें, सिटी सेंटर की बात करें, जहां घंटों जाम से लोग परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं। अगर आप चुनकर आते हैं, अगर लोग आप पर विश्वास करेंगे, तो फिर इस मुद्दे को कैसे आप हैंडल करेंगे? ये बहुत
बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आपने जो पूछा। धनबाद का सबसे बड़ा समस्या जो है वो जाम का समस्या। जाम से हम लोग सब परेशान हैं, चूँकि हम धनबाद की ही बेटी हैं, धनबाद में ही जन्म लिए हैं, धनबाद में ही पले बड़े हैं, तो यहाँ की सारी समस्याओं से हम बहुत नज़दीकी से हम खुद जूझे हुए हैं। तो हमारा तो प्रयास रहेगा कि सबसे पहले यहाँ धनबाद को जाम से निजात दिलवाएं। इसके जी। लिए रोड का चौड़ीकरण करना, ओवरब्रिज बनाना, और ट्रैफिक होने का जो कारण होता है वो पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण भी होता है। तो जो मतलब केंद्र बिंदु है, मतलब कि जहाँ मैक्सिमम ट्रैफिक होती है वहाँ पर किस प्रकार से जो है हम पार्किंग का व्यवस्था करें, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का। हमारे पार्क मार्केट को ही देख लीजिए, किस तरह से अफरा तफरी वहाँ मचा रहता है। तो कोई व्यवस्था है ही नहीं धनबाद में। तो हम चाहेंगे कि अगर हम प्रत्याशी के तौर पे या हम मेयर, मुझे लोग चुनते हैं धनबाद के, तो इन सारी विषयों पे मैं बहुत गंभीरता से मैं काम करूंगी और आने वाले समय में दिखेगा। जी। अगर हम पानी की बात करें, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां आज भी लोग पानी के लिए तरसते हैं, आज भी उनके घरों में पानी नहीं पहुंचता है। रात-रात भर जागकर अपने परिवार के लिए 2 गैलन पानी जुगाड़ करते हैं और घंटों इंतजार करते हैं कि शायद नल खुल जाए, शायद उन्हें पानी मिल जाए ताकि वो अपने परिवार तक पहुंचाए और उन परिवार के लोगों का हलक का प्यास बुझाएं। तो इसके लिए क्या विजन है आपके पास? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज दुख का विषय है कि दुर्भाग्यवश ये मेयर का तीसरा चुनाव होने जा रहा है। 2-2 चुनाव हुआ और 2-2 मेयर प्रत्याशी हम धनबाद को दिए, लेकिन मतलब पानी और बिजली जैसी मूलभूत मतलब समस्याओं से भी हम लोगों को निजात नहीं दिला पाए। कितना दुर्भाग्यवश बात है। तो मैं चाहूँगी कि पीने का पानी का जो समस्या है वो हम जल्द से जल्द निपटाने का कोशिश करेंगे, और इसका बहुत साधन है, बहुत माध्यम है। हमारा विजन सही होना चाहिए। अगर हमारा विजन सही है, हम अगर लोगों तक हर सुविधाओं को पहुंचाना चाहते हैं, तो हम निश्चित तौर पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा विजन ही भटका हुआ है, अगर हम सूदखोरी और भ्रष्टाचारी और जमाखोरी में अगर हम उलझ जाएंगे, अपना पॉकेट कैसे गर्म हो, अपना व्यवस्था कैसे मजबूत बना ले, तो फिर वहाँ पे तो फिर पब्लिक के लिए काम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि निगम की तरफ से कई सारे शौचालय भी बनाए गए हैं, लेकिन उस शौचालय में ना तो पानी है, ना सुविधा है, और सारे शौचालय आज बंद पड़े हुए हैं। जी, आपके सारे सवालों में ही जवाब भी छुपा हुआ है कि किस प्रकार से हमारे धनबाद की जनताओं के साथ खिलवाड़ किया गया। हमारी धनबाद की जनता बेचारा, मतलब किस प्रकार से, मतलब क्या बताएं, सारी सुविधा होने के बावजूद भी एक बेचारा बना हुआ है वो लोग। शौचालय की व्यवस्था, शौचालय बनाना, देखिए पूर्व मेयर का जो मकसद था शौचालय बनाना, उनका मकसद लोगों को सुविधा पहुंचाना नहीं था। उनका मकसद था ऐसे लोगों को टेंडर देना जिससे उनको कमीशन मिले। क्योंकि अगर किसी का मकसद होगा कि हम शौचालय बनाएंगे लोगों की सुविधा के लिए, तो आज शौचालय में पानी नहीं है, आज शौचालय में बिजली नहीं है, आज शौचालय प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं होता है, गंदगी से पूरा भरा पड़ा हुआ है। जी। तो इन सारी विषयों पे फोकस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक मेयर के लिए, लेकिन उन सभी विषयों को बिल्कुल दरकिनार किया जाता है और एक शौचालय बना के छोड़ दिए, उनको जो कमीशन मिलना था वो मिल गया। चलिए हम चलते हैं जनता के बीच, क्योंकि हमारे सहयोगी विकास है जनता के बीच। तो विकास, जनता से सवाल लिया जाए। जी बताइए। और मैडम, सबसे पहले आपको जो झारखंडी जोहार। मेरा जोहार। कहना है कि आप जिस तरह जेएमएम की प्रवक्ता है, प्रवक्ता होने के बाद आपसे मेरा झारखंड का युवक होने के बाद नाते और नाता है कि जैसे सरना कोड को झारखंड सरकार केंद्र के पालन फेंक दिया, 27% आरक्षण को केंद्र का पालन फेंक दिया, रकम 1932 खतियान अदालत की जो नीति थी उसको तो राज्य में लागू करके आप केंद्र के पास जा सकते थे, रकम आपने झारखंडी युवकों को लॉलीपॉप देने का काम किया। तो इस पर आप जेएमएम के प्रवक्ता है, इसीलिए सीधा सवाल एक झारखंड का लड़का आपसे कर रहा है कि इस पर आप झारखंडी होने के नाते इस पर आप अपनी राय बोलें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के थोड़ा सा मतलब बेसिक जानकारी रखना चाहिए आप लोगों को। आप लोग युवा हैं, आप लोग देश के भविष्य हैं। तो कोई भी जो कानून है, अगर राज्य सरकार के हाथ में अगर वो है, तो ही वो राज्य सरकार अंतिम निर्णय ले सकती है। लेकिन राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र जो होता है कि कैबिनेट से उसको पारित करना, बहुमत से उसको पारित कर देना बहुत बड़ी बात है। राज्य सरकार ने पहल किया, पिछले सरकार ने तो पहल भी नहीं किया था। वो चाहती भी नहीं थी कि हमारे मतलब झारखंड की जनता को ये सुविधा मिले।
लेकिन हमारी सरकार लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए काम कर रही है और प्रयासरत है। अब जो अधिकार क्षेत्र इनके अधीन नहीं आता है, मान लीजिए जिसमें अंतिम निर्णय और अंतिम मोहर केंद्र को लगाना है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी निकला है, कानून बनाया गया है युवाओं के लिए, वो तो केंद्र जाएगा ही ना। और केंद्र से जैसे ही मोहर लग के आता है तो यहाँ पे निश्चित तौर पे वो लागू हो जाएगा। नहीं मैडम, आपको पूरी जानकारी नहीं है। राज्य सरकार चाहती तो राज्यपाल के माध्यम से यहाँ पर कानून को लागू कर सकती थी। कल ही आप देख रहे हैं कि 36% से ज्यादा यूपी और बिहार के बच्चे अभी जो जेई का एग्जाम हुआ उसमें बाहरी एंट्री हो गया। झारखंड की आप मेयर कैंडिडेट बनने वाले, तो यहाँ की बड़ी आबादी आदिवासी मूलवासी की हकमारी हो रही है। नियोजन को आपको जोड़ना होगा खतियान आधारित, नहीं तो यहाँ के बच्चे पीछे रह जाएंगे। झारखंड सरकार के मन में यदि इच्छा होती तो सवाल पूछे सीधे सीधे सवाल पूछे आप। सीधे सीधे है कि झारखंड के बच्चों को लॉलीपॉप की तरह आप लोग लॉलीपॉप दे रहे हैं। नहीं, लॉलीपॉप कब तक चलेगा? लॉलीपॉप बोलना आप शोभा नहीं देता है। राज्यपाल हमारे किस प्रकार से झारखंड विरोधी है ये स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि लगातार राज्यपाल झारखंड की सरकार को घेरना या फिर झारखंड के विषय पे ज़्यादा गंभीर नहीं होना, वो तो हमेशा दिख रहा है। इसलिए राज्यपाल के थ्रू ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब हमारी सरकार सही मायने में यहाँ के युवा को लॉलीपॉप देना नहीं चाहती है। अगर लॉलीपॉप देना चाहती तो उलुल जुलुल कुछ भी बोलकर इसको बयानबाजी करके इसको निपटाया जा सकता था। चूंकि ये इतना पुख्ते तरीके से इसको करना चाह रहे हैं, मजबूती इसमें देना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में भी इसमें किसी तरह का मतलब अड़चन ना आ जाए, इस कानून पे हमेशा बना रहे, जिसके चलते ही इसमें एक सख्त कदम उठाने के लिए, सख्त निर्णय लेने के लिए ही केंद्र भेजा गया है। और एक मैडम, और एक सवाल है कि झारखंड में 75% लागू है निजी क्षेत्र में आरक्षण का रकम। सिंदरी हर्ल में अभी भी उसका उल्लंघन किया जा रहा है। स्थानीयता को 75% नियोजन से नहीं जोड़ा जा रहा। आपकी पार्टी धरना दे रही है, खाली धरना देने का काम करेगी कि बच्चों को नौकरी देने का काम करेगी? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, समय आने दीजिए। समय आने पे ही सब चीज़ पता चलेगा कि 75% आरक्षण यहाँ के स्थानीय युवाओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हल तो अभी आरंभ हुआ है और आए दिन वहाँ पे धरना चल रहा है। जब प्रक्रिया शुरू होगी नियोजन का तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार युवाओं के लिए कितनी गंभीर है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग को इंतजार करने का जरूरत है। हमारे पास कुछ युवतियाँ हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका सवाल भी ले लो। मैम, मेरा नाम अंजलि राज है और मैं मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। मुझे पूछना है मैम, हर साल ग्रेजुएट होते हैं बच्चे, इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनका स्किल कहाँ है? अगर आप मेयर बनती हो तो इस स्किल के लिए आप क्या करोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो महिला, उस युवा, उसके ऊपर से छात्र है, तो ये धनबाद की मेयर होने के नाते मेरा पूरा फोकस रहेगा कि हम अपने धनबाद के, क्योंकि देखिए मेयर को अधिकांश लोग सोचते हैं कि बस साफ सफाई से ही उनका संबंध है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेयर के अधिकार क्षेत्र में अस्पताल भी आता है, शिक्षा भी आता है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी जरूर हमारी फोकस रहेगी। और स्टूडेंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्किल दे करके रोजगार मुहैया करवाया जाए, उस पर हमारा बिल्कुल फोकस रहेगा। और अगर मैं मेयर बनती हूँ तो ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आएगी। मैम, मेरा कहना है जैसे हर साल बच्चे ग्रेजुएट हो, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है स्किल को लेके। अगर हम ग्रेजुएट है और हम 10,000 नहीं कमा सकते तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की, जागरूकता की कमी है। बिल्कुल, ये कैसे पूरी होगी? जी, जागरूकता होना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए। देखिए क्या है ना कि किसी भी काम को धरातल पर लाने का ना तरीका होता है। अगर हम सीरियस हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी युवा रोजगार से जुड़े, हमारा धनबाद डेवलप करे, विकास की ओर जाए, तो हर बिंदुओं पे बहुत गंभीरता से काम किया जा सकता है और हर समस्या का हल है। अगर हम उसको उसको अगर हम चाहते हैं कि समस्या का हल हो तो बहुत रास्ता है। इसलिए आपका जो भी सवाल है वो बहुत ही गंभीर सवाल है और महत्वपूर्ण भी है। छात्राओं को निश्चित तौर पर स्किल होना चाहिए। तो अगर मैं मेयर बनती हूँ, आप लोगों के बीच भी आऊँगी, आप लोगों का भी राय लूँगी और जो अच्छा होगा आप लोगों के लिए मैं सारा काम करके दूंगी आप लोगों को। जी, अपना सवाल पूछे। मैम, मेरा नाम अनुपम कुमार है, मैं मास कॉम का छात्र हूँ। मैम, मेरा आपसे सवाल धनबाद से ही संबंधित है। लगातार अगर 2 वर्षों से देखा जाए
तो स्वच्छता सर्वेक्षण में धनबाद लगातार पिछड़ता जा रहा है। जैसे 2021 में उसका 33वां रैंक था और इस बार तो और भी वो पिछड़ के सबसे लास्ट पायदान पे पहुंच चुका है स्वच्छता सर्वेक्षण। तो मैम मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप मेयर बनती हैं तो फ्यूचर में स्वच्छता को लेकर धनबाद के लिए आप क्या करेंगी? देखिए, मेयर बनने के बाद स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि स्वच्छता धनबाद के लिए स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और लास्ट 2 साल से जैसे आप बता रही हैं कि स्वच्छता के श्रेणी में धनबाद और पिछड़ा है, तो कहीं ना कहीं पिछला जो मेयर का जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज भी धनबाद को हम पूरी तरह से स्वच्छ नहीं कर पाए, आज भी धनबाद को हम एक स्वच्छ वातावरण से नहीं जोड़ पाए, धनबाद की जनता को मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए, आज भी हमारी जनता पानी और मतलब बेसिक सुविधा से वंचित है। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी जनता का हक और अधिकार है कि उनको उनकी सारी सुविधा उनके घर तक पहुंचाई जाए, क्योंकि जनता जो है ना वो अपनी सारी सुविधाओं के लिए ही टैक्स देती है, और जनता अगर टैक्स देती है तो उनको वो सुविधा मिलना चाहिए। एक मेयर होने के नाते उनका फर्ज बनता है, और अभी तक अगर नहीं हो पाया तो दुर्भाग्यपूर्ण ही इसको हम बोलेंगे। लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा होता है कि हमको अगर मेयर चुना जाता है तो ये सारी व्यवस्था आप लोगों के घर तक पहुंचेगी, और अगर नहीं पहुंचती है तो मैं भी धनबाद में ही रहूंगी, आप सब भी धनबाद में रहेंगे। आने वाले समय में वो सारा चीज़ स्पष्ट होगा। धन्यवाद। हेलो मैम। मैम मेरा ये सवाल है कि क्या हम सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित होंगे तभी तो हम सशक्तिकरण के आगे बढ़ेंगे और तभी हम शिक्षित हो पाएंगे। तो क्या महिलाएं हमारे राज्य में सुरक्षित हैं मैम? काफ़ी ऐसे केसेस आई हैं मैम, दुमका वाला केसेस के बाद काफ़ी ऐसा केसेस आया, और धनबाद में भी ऐसा केसेस आते ही रहता है आए दिन। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। महिला का सुरक्षा और महिला का सशक्तिकरण ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। एक तरफ सरकार जिम्मेवार तो होता ही है कि आप महिला को सशक्त करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और दूसरा होता है कि अभी के समय में महिलाओं को खुद जागरूक होना, सशक्त होने का प्रयास खुद भी करना चाहिए। देखिए, आए दिन महिलाओं के साथ जो इस प्रकार का दुराचार या शोषण जैसी जो वारदात जो उभर कर सामने आता है, ये तो दुखद है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे धनबाद जिला की महिला सुरक्षित रहे। हमारे जो भी धनबाद के जो कॉलेजेस हैं, महिला कॉलेज की लड़कियों को अपनी सुरक्षा से संबंधित भी जागरूकता उन लोगों के बीच फैलाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि सड़क चौड़ीकरण के साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट है ना, वो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी गली मोहल्ले में भी होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रीट लाइट देखिए क्या होता है ना कि पिछले समय में हम देखे हैं कि सभी जगह स्ट्रीट लाइट लगा दिए गए हैं, लेकिन अधिकांश स्ट्रीट लाइट जलती ही नहीं है, यूज़ में ही नहीं है। तो जो भी गली चौक चौराहा ये सब में स्ट्रीट लाइट होना चाहिए। सुरक्षा के लिए हमें महिला अंगिका के रूप में कई प्रकार का देखिए प्रावधान है जिसको हम लागू कर सकते हैं। और दूसरी बात है, सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगना चाहिए, सिर्फ मेन रोड सड़क पे ही नहीं, चौक चौराहे पे ही नहीं, गली मोहल्ले में भी लगना चाहिए। और महिला को तो देखिए थोड़ा खुद भी जागरूक और सशक्त होने की ज़रूरत है, और उसके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मेरा और एक मैं बात कहना चाहूँगी कि जो इस तरह का हरकत करता है, महिलाओं के साथ जो शोषण या महिलाओं के साथ यौन दुराचार करने का जो प्रयास करता है, ये कहीं ना कहीं एक विक्षिप्त मानसिकता को भी दर्शाता है। उन लोगों का भी जो है उन लोगों के साथ भी जागरूकता उन लोगों को कैसे हो, उन लोगों का काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस प्रकार का जो विक्षिप्त मानसिकता है क्यों है, उनका पारिवारिक परिवेश कैसा है। बहुत सारे विषय है जिस पे हम लोग चर्चा कर जी, अपना सवाल पूछें। मैम, आप एक अभी सत्ता में झारखंड सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आप उसकी केंद्रीय सदस्य और प्रवक्ता भी हैं, लेकिन जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में आई है तब से महिला आयोग का गठन नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया है? देखिए, आपको जानकारी होगा कि हमारी सरकार बनी है, सरकार बनते ही कोविड के चपेट में हम लोग आए। हमारी सरकार बनी, नवंबर में चुनाव हुआ, दिसंबर, जनवरी और फरवरी लग गया सारा कैबिनेट बनते, और मार्च से कोविड और लॉकडाउन शुरू हो गया। 2 साल तो हम लोग का लॉकडाउन
दुर्भाग्य का ही विषय है ये कि सरकार बनते ही हम लोग जो काम करना चाह रहे थे, जिस प्रकार का विजन लेकर के हम लोग चले थे, वो नहीं हो पाया। 2 साल उसी में चला गया। अभी पिछले 1 साल से काम हो रहा है और किस प्रकार से सरकार लगातार लोगों को हर प्रकार की सुविधा देने का जो प्रयास कर रही है। सरकार आपकी द्वार योजना के तहत पदाधिकारी द्वार तक जाके कैंप लगा रहे हैं, लोगों को हर सुविधा दे रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है आपका महिला आयोग का कि अब उस पर भी काम शुरू हुआ है, अभी इस पे भी विचार विमर्श हो रहा है। सारे बोर्ड, निगम, महिला आयोग, ये सब बनना अब आरंभ होगा। तो डॉक्टर नीलम मिश्रा ने दर्शकों, जो हमारे दर्शक हैं, उनके भी सवालों का जवाब इन्होंने दिया है इस कटघरे में बैठकर। और इन्होंने कहा है कि अगर हम मेयर के प्रत्याशी हैं और अगर हम जीत कर आते हैं तो इतना ही विकास का, धनबाद का हम विकास करेंगे। और धनबाद को संपूर्ण विकास के लिए ये इनकी योजना जो है वो भी इन्होंने हमारे साथ साझा किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।